हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। तो चलिए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक शेर पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट ये स्टार्ट कर दिया था और हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। रोकने में मदद मिली है। इसके आगे का हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एशियाई शेरों और अफ्रीकी शेरों के मध्य तुलना। ये एक साइड मानदंड दे रखे हैं, दूसरे साइड एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर दे रखे हैं। तो सबसे पहले वर्तमान पर्यावास। तो जो एशियाई शेर है इनका वर्तमान पर्यावास क्या है? तो भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में इनका पर्यावास है। और अफ्रीकी शेर है इनका उप सहारा अफ्रीका, कहाँ पे? सवाना और घास के मैदान में। अयाल शेर के गले पर बाल, ये क्या है? एशियाई शेर है, इनमें क्या होता है? अपेक्षाकृत छोटा गहरा बिरल अयाल है और कान लगभग इसके स्पष्ट दिखाई देते हैं। और जो अफ्रीकी शेर है ये अपेक्षाकृत घना व बड़ा अयाल होता है इसमें, मतलब शेर के जो गले पर बाल होते हैं वो इनके एशियाई शेर अफ्रीकी शेर हैं, इनके घने होते हैं और बड़े होते हैं। और अक्सर कान और गर्दन है उनको ये ढक लेता है। त्वचा की तह। तो जो एशियाई शेर है इनकी त्वचा इसकी अनुदैर्ध्य तह जो पेट के साथ चलती है ये होती है और ये इनकी क्या है? सामान्य विशेषता होती है। और अफ्रीकी शेर में ये अनुपस्थित रहती है। शरीर के आकार की बात करें तो जो एशियाई शेर है ये अफ्रीकी शेरों से थोड़ा छोटा होता है और अफ्रीकी शेर है ये आमतौर पर एशियाई शेरों से बड़े होते हैं। अन्य विशेषताएं, तो इनमें कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। संरक्षण की बात करें तो प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 से इसके तहत किए गए संशोधनों के अनुसार साइट्स के परिशिष्टों के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अब इस अधिनियम की अनुसूची 4 शेड्यूल 4 है उसके तहत सूचीबद्ध किया गया है। संबंधित सुर्खियां, तो कौन सा है? बर्दा वन्यजीव अभयारण्य। बर्दा एशियाई शेरों के लिए एक दूसरे पर्यावास है उसके रूप में ये उभरा है। अब स्थिति की बात करें इसकी तो ये गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले में है। प्रमुख वनस्पति जात तो कौन कौन सी है? गोल्ड, बबूल, धाफ, रायन, बेर, जामुन, अमली, दुधलो, बांस आदि ये इसकी क्या है? प्रमुख वनस्पति जात है। प्रमुख वाणिजात प्राणी जात कौन कौन सी है? तो सांभर, चीतल, चिंकार आदि इसकी प्रमुख प्राणी जात हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो यूनेस्को है इसने 26 नए स्थलों को विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क WNPR इसमें शामिल किया है। इसमें भारत में हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी शामिल है। WNBR के बारे में जान लेते हैं। तो WNBR इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। इसका प्रबंधन, तो इसके प्रबंधन की बात करें तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर मैप है, ये प्रोग्राम के तहत इसका प्रबंधन किया जाता है। मैप क्या है? तो मैप कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। और उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनको बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। इस नामांकन के बाद भारत के कुल 13 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 785 हो गई है। मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र साओ टोम एंड प्रिंसिपे ये विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र उसको जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। मैप के तहत जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे नामित किए जाते हैं? तो नामित करने वाली संस्था है मैप, ये अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद मैप ICC के निर्णय हैं। इनके अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक हैं इनके द्वारा प्रयुक्त कार्यप्रणाली। तो जो जीव मंडल है ये आरक्षित क्षेत्र के लिए सेबिले रणनीति और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा है। प्रस्ताव,
तो यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो यहाँ पे दे रखे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? शीत मरुस्थल। उत्तराखंड का है नंदा देवी। गुजरात का है कच्छ। सिक्किम का कौन सा है? कंचनजंगा। असम का कौन सा है? मानस डिब्रू सेखोवा। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसका कौन सा है? देहांग देबांग। मेघालय का है नोकरेक। पश्चिम बंगाल का है सुंदरवन। ओडिशा का है सिमलीपाल। आंध्र प्रदेश का है शेचालम। तमिलनाडु का है मेनार की खाड़ी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है ग्रेट निकोबार। मध्य प्रदेश का है पंचमढ़ी पन्ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कौन सा है? अचनकमार अमरकंटक। तमिलनाडु कर्नाटक केरल का कौन सा है? ये नीलगिरी पहाड़ियां। और जो तमिलनाडु और केरल है इसका कौन सा है? अगस्तमाला। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क नैप यूनेस्को का हिस्सा है। नामांकन के बाद भी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में ही रहता है जहां वह अवस्थित है। सदस्य राष्ट्र मैप सचिवालय को सूचित करके किसी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को नेटवर्क से हटा भी सकते हैं। आवधिक समीक्षा। प्रत्येक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा की जाती है ताकि उसके कार्य और जो प्रबंधन है इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। यदि कोई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है तो यूनेस्को उसकी मान्यता वापस ले सकता है। शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में तो इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय क्षेत्र है इसमें है और यह उत्तर में लद्दाख, लेह एवं कारीगर जो जिले हैं उनसे लेकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी व किन्नौर जिले यहाँ तक विस्तृत है। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है जो सबसे शीत और शुष्क पारितंत्रों में से एक है। संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल तथा सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभयारण्य ये शामिल हैं। बायोम तो ये शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। यहाँ चरम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। इसका कारण इसकी हिमालय के पवन विमुख ढलान पर अवस्थिति है। कहाँ पर? जो इसे वृष्टि छाया क्षेत्र बनाता है और बहुत अधिक ऊंचाई है। संस्कृति तो इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है। इसमें शामिल हैं तो क्या क्या शामिल है? गोम्पा जो कि एक बौद्ध मठ है। चोटन ये विशेष प्रकार की स्तूप हैं। और मणि दीवारें ये पत्थरों पर लंबी चौड़ी कतार जैसी संरचनाएं हैं। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार तो यूनेस्को की मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसकी प्रतिनिधि सूची में शामिल है। प्राणी जात की बात करें तो हिम तेंदुआ प्रमुख प्रजाति, हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़, भरल, हिमालय भेड़िया, गोल्डन ईगल आदि ये इसकी प्राणी जात में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? केरल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। वन्यजीव संरक्षण केरल द्वारा संशोधन विधेयक है। 2025 का उद्देश्य मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले वन्यजीव व उनका वध करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 के बारे में जान लेते हैं। तो उद्देश्य की बात करें, जंगली जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों की सुरक्षा और उनसे संबद्ध मामलों का प्रबंधन सुनिश्चित करना ताकि राष्ट्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 4 अनुसूचियां 2022 संशोधन के अनुसार। तो 4 अनुसूचियां कौन कौन सी है? अनुसूची फर्स्ट है, इसमें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त वन्यजीव प्रजातियां आती हैं। अनुसूची सेकंड, इसमें क्या है? निम्न संरक्षण स्तर वाली जो वन्यजीव प्रजातियां वो इसके तहत आती हैं। अनुसूची 3, इसमें क्या आता है?
संरक्षित वनस्पति प्रजातियां और अनुसूची 4 है। इसमें वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं, इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय सिटीज के तहत सूचीबद्ध प्रजातियां आती हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ये राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे संस्थागत निकायों की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है। धारा 11 और 12 है। इसके तहत किए गए जो भी प्रावधान है, इनसे संबद्ध विषयों को छोड़कर ये अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3 और 4 इसमें सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर यह रोक लगाती है। धारा 11 और 12 के अनुसार मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कुछ विशेष स्थितियों जैसे कि मानव जीवन के लिए खतरा, जानवर के पूरी तरह से स्वस्थ होने की संभावना न हो या उपचार न हो सकने वाले रोग से पीड़ित हो, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन आदि, इनमें अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले वन्यजीवों के शिकार आखेट की अनुमति दे सकते हैं। धारा 11 और 12 कुछ मामलों और विशेष उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देती है। वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने का प्रावधान करता है। अनुसूची 1 के वन्यजीवों के स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्यजीव है, इसके लिए राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि सुरक्षा संबंधी मुद्दे या दुर्घटनाएं होती हैं, तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ये अनुमति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण विनियमन 2025। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, इसने जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण विनियम 2025 शीर्षक से नए नियम जारी किए हैं। जैव विविधता, पहुंच और लाभ साझाकरण विनियम 2025। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो जैविक संसाधनों BR और इससे संबद्ध ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को न्यायोचित रूप से साझा करने के तरीके को ये विनियमित करता है। ये नियम जैव विविधता अधिनियम बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 है। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों ने 2014 में दिशा निर्देश है इनका स्थान लिया है। विनियम 2025 के मुख्य बिंदु: डिजिटल अनुक्रम जानकारी, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन DSI, इसको शामिल करना। तो जो नए नियम है इनका लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग में होने वाले लाभों को साझा करने के तरीके को स्पष्ट करना है। इनमें DSI या उससे संबद्ध जानकारी भी शामिल है। डिजिटल अनुक्रम जानकारी, तो यह एक नीतिगत शब्दावली है। इस शब्दावली का प्रयोग आनुवंशिक संसाधनों का डिजिटल रूप में उपलब्ध जानकारी के लिए किया जाता है। इनमें DNA, RNA और प्रोटीन अनुक्रम जैसे जीनोमिक डेटा शामिल होते हैं। पूर्व सूचित सहमति PIC, तो जो जैविक संसाधन है इनकी प्राप्ति और उपयोग के इच्छुक व्यक्ति, उद्योग को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पूर्व सूचना देकर मंजूरी लेनी होगी। ये प्रावधान जैव विविधता अधिनियम 2002 है। इसके तहत अधिसूचित कर्षित औषधीय पौधों की प्राप्ति या उनके उपयोग पर लागू नहीं होगा। वार्षिक कारोबार के आधार पर लाभ साझाकरण है, इसके स्लैब निर्धारित किए गए हैं। देय राशि संबंधित उत्पाद के वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री विक्रय मूल्य सरकारी कराधानों को छोड़कर इसके प्रतिशत के रूप में 0.5 करोड़ तक के कारोबार के लिए और इससे लेकर 0.6% ये 250 करोड़ से अधिक के कारोबार तक के लिए है। जिन उपयोगकर्ताओं का कारोबार टर्नओवर जो 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें वार्षिक संसाधन उपयोग विवरण प्रस्तुत करना होगा। उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों जैसे लाल चंदन, अगरवुड आदि, इनके लिए लाभ साझाकरण नीलामी या बिक्री राशि या खरीद मूल्य से प्राप्त जो आय है इसके 5% से कम नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक उद्योग के मामले में यह राशि 20% से अधिक हो सकती है। अनुसंधान के लाभों का अंतरण, तो गैर बौद्धिक संपदा अधिकार
आईपीआर उपयोग आपसी सहमति के अनुसार एनबीए के साथ साथ साझा किए जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।